नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है टैक्सेशन ऑफ फर्म्स। वैसे तो आपके कोर्स में इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ज़्यादातर पूछा जाता है और उसमें भी इंडिविजुअल ही ज़्यादातर पूछा जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी कुछ खास आपके पेपर में नहीं आता है। उसके बावजूद भी फर्म की जो टैक्सेबिलिटी है उससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट बात आज हमें जाननी ज़रूरी है। हमेशा नहीं बट कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मुझसे सीए फाइनल की बात भी करेंगे तो सीए फाइनल का भी एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म। फर्म के लिए हम पीजीपी इनकम की बात करते हैं और आपको पता है कि पीजीपी में हम बहुत सारी इनकम और बहुत सारे एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस नहीं डलते उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 40 क्लॉज बी, टैक्सेशन ऑफ फर्म्स। एक जो फर्म होती है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर फर्म कोई पार्टनर से लोन लेती है और उसका इंटरेस्ट देती है। तो पार्टनर फर्म को लोन भी दे सकते हैं, पार्टनर फर्म को कैपिटल भी देते हैं। दोनों पर इंटरेस्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट हो, बट होता भी है। दोनों पर इंटरेस्ट जो है हो सकता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है टू पार्टनर, ये तभी अलाउ होगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है और उस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को दे सकते हैं। प्लस जब पार्टनरशिप डीड बन गई उसके बाद का जो पीरियड शुरू हो रहा है उस पीरियड के लिए ही आप इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अप्रैल 2020 से दे रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो 6 जून 2020 को बनी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 जून 2020 के बाद का जो पीरियड है उसका आप इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। उससे पहले का नहीं दे सकते, पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। दे तो सकते हैं बट डेबिट नहीं कर सकते। और अगर आप ये दे भी रहे हैं तो भी आप 12% से ज़्यादा नहीं दे सकते, भले ही पार्टनरशिप डीड में ज़्यादा क्यों ना लिखा हो। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाकर आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, मतलब पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। ये हुई बात इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है, आपने पार्टनर्स को 14% का इंटरेस्ट पे करा, 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी जो आपने डेबिट कर दिया उसको एडबैक करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। यानी नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे और उसमें एडबैक कर देंगे कि एक्सेस इंटरेस्ट नॉट अलाउड टू बी डेबिटेड। मान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में 7% का इंटरेस्ट ही अलाउ किया है, तो फिर आप 7% दे सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं दे सकते, कम तो दे सकते हैं। अब बात करते हैं पार्टनर्स को और क्या चीज़ें दी जाती है। एक फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन ये देती है और ये देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर डेबिट करने के लिए दिक्कत है, पीएनएल में खर्चा बुक करने के लिए दिक्कत है। ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ने ऑथराइज करा है। प्लस पेड टू ओनली वर्किंग पार्टनर्स। कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, कोई पार्टनर काम नहीं कर रहा है, वो स्लीपिंग पार्टनर है, उसने सिर्फ पैसा लगाया है। आप उसको सैलरी, बोनस वगैरह दे तो सकते हैं पर पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। जो सिर्फ वर्किंग पार्टनर होंगे और अगर पार्टनरशिप डीड ऑथराइज कर रही होगी तब आप दे सकते हैं इस लिमिट के विदिन। ये लिमिट को समझना बहुत ज़रूरी है, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि पहला पॉइंट आ रहा है जिसमें बताया हुआ है कि जो बुक प्रॉफिट आपके होते हैं, जिसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो नीचे दे रखा है, उसके पहले 3 लाख रुपए तक, या फिर अगर आपको लॉस आ रहा है उस केस में आप कम से कम 1.5 लाख रुपए तक तो दे ही सकते हैं। सभी को मिलाकर जो सैलरी, कमीशन, बोनस जाएगा सभी पार्टनर्स को, जो वर्किंग पार्टनर्स हैं, वो 1.5 लाख तक तो दे ही सकते हैं। अगर आपके बुक प्रॉफिट्स 3 लाख से कम है या 3 लाख से कम होकर नेगेटिव में है, लॉसेज में है, तो भी 1.5 लाख तक तो दे सकते हैं। या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आपके जो बुक प्रॉफिट्स हैं वो आपके बुक प्रॉफिट हैं 3 लाख रुपीज़ के। कैसे निकालते हैं बुक प्रॉफिट मैं बताऊंगा, नेट प्रॉफिट की तरह ही होते हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसे बुक प्रॉफिट बोला जाता है। 3 लाख का 90% निकल कर आता है 2.7 लाख। तो 1.5 लाख रुपए या फिर 2.7 लाख, विच एवर इज हायर, जो कि ये आ रहा है, तो मैक्सिमम आप इतना दे सकते हैं सैलरी, बोनस, कमीशन सभी पार्टनर्स को मिलाकर। मान लेते हैं कि आपका जो है बुक प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 90% आता है 1.8 लाख। तो 1.5 लाख या 1.8 लाख, विच एवर इज हायर, इतना तो आप दे ही सकते हैं। मान लेते हैं आपकी बुक प्रॉफिट है -1 लाख रुपीज़, तो -1 लाख का 90% आएगा -90,000। तो -90,000 या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, 1.5 लाख रुपए हायर है।
यानी मिनिमम 1.5 लाख तो दे ही सकते हैं सैलरी, बोनस, कमीशन, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपके बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो 3 लाख से ज़्यादा के पोर्शन पर 60% और दे सकते हैं। मतलब कि 3 लाख से ज़्यादा की बुक प्रॉफिट लेट से 5 लाख रुपीज़ हैं, तो जो पहले 3 लाख हैं उस पर तो 90% दे ही सकते हैं, 2.7 लाख या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, तो हमेशा यही हायर होगा क्योंकि 3 लाख से भी ज़्यादा के बुक प्रॉफिट आपके हो चुके हैं। और बाकी का जो बैलेंस बच गया उस पर 60%, तो ये निकल कर आएगा 1.2 लाख। तो दिस प्लस दिस, इतना आप जो है टोटल सैलरी, बोनस, कमीशन दे सकते हैं। ये अपर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। अगर इससे कम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक की बात क्लियर है आपको? एग्जाम्पल के तौर पे फर्म को लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, तब भी 1.5 लाख रुपए तो आप दे ही सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपीज़ का, तो 2.7 लाख आएगा पहले 3 लाख पर 90% और बाकी 2 लाख पर 60%, तो टोटल आ गया 3.8 लाख की मैक्सिमम सैलरी दे सकते हैं वर्किंग पार्टनर्स को, प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डीड ने अलाउ किया हो, ऑथराइज करा हो। सर सवाल आता है कि बुक प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, बुक प्रॉफिट जो है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके नेट प्रॉफिट ही होते हैं, पर जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो आपने यहाँ पर सारी सैलरी वगैरह माइनस करा होगा, इंटरेस्ट टू पार्टनर माइनस करा होगा, फिर आपके नेट प्रॉफिट आए होंगे। हालांकि हमें बुक प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट चाहिए जिसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करें कितना सैलरी, कितना कमीशन, बोनस दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें आपने कुछ रेमुनरेशन टू पार्टनर डेबिट करी हुई है, नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम कुछ माइनस करा हुआ है रेमुनरेशन, उसे आप पहले ऐड बैक करेंगे क्योंकि वो तो हमें निकालना है। प्लस जो 12% से ज़्यादा का इंटरेस्ट डिसअलाउ है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, 12% से ज़्यादा का है जो डिसअलाउ करना चाहिए, उसे भी ऐड बैक करेंगे। तो यानी कि आपके बुक प्रॉफिट हो गए कि नेट प्रॉफिट जो नॉर्मली होते हैं, जिसमें रेमुनरेशन अभी माइनस नहीं करी हुई है और आपके जो इंटरेस्ट होता है उसमें 12% से ज़्यादा का पोर्शन माइनस नहीं किया हुआ है क्योंकि वो डिसअलाउ होता है। ये आपके बुक प्रॉफिट आएंगे जिसके बेस पर आप देख सकते हैं कितनी रेमुनरेशन पार्टनर्स को मिलनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? अच्छा, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है आपने पीएनएल में डेबिट ही नहीं करा, रेमुनरेशन आपने डेबिट ही नहीं करी, तो फिर ऐड बैक मत कर देना। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर डेबिटिंग रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, बिफोर डेबिटिंग इंटरेस्ट, तो 12% तक का इंटरेस्ट माइनस कर लोगे, रेमुनरेशन माइनस नहीं करोगे, आपके बुक प्रॉफिट आ जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर कोई चीज़ माइनस करके कोई चीज़ आई है तो उसमें ऐड बैक करेंगे तो प्रीवियस लेवल पर पहुंचेंगे। ये तो कॉमन सेंस है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझ के रखिएगा। ये हो गया आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्म, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 41, डीम्ड प्रॉफिट्स। इवन इफ बिजनेस इज क्लोज्ड बट दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। आपका बिजनेस चल रहा है, बंद हो गया, तो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? बंद हो जाएगा तो भी उस बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम फ्यूचर में आ सकती है। जैसे कि आपने कोई लॉस पहले डेबिट करा था, कोई खर्चा आपने डेबिट करा था, बाद में वो रिकवर हो गया, तो आपने 2019-20 में कोई खर्चे को डेबिट करा, उसके बाद बिजनेस को बंद कर दिया, ईयर 21-22 में जो चीज़ डेबिट करी थी, जो खर्चा बुक करा था, वो आपको अब रिकवर हो गया। तो भले ही बिजनेस आपका नहीं चल रहा हो, पर फिर भी वो आपका डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा और सेक्शन नंबर 41 में सब सेक्शन 1 में टैक्सेबल होगा। एक और सेक्शन है सेक्शन 41 सब सेक्शन 5, और ये कहता है कि बिजनेस और प्रोफेशन अगर डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तब भी हम उसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। यदि कोई उस बिजनेस से इनकम आ जाती है फ्यूचर में बंद होने के बाद भी, जैसे कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 क्या कहता है सर? ये सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 कहता है बैड डेट रिकवर्ड। आपने बैड डेट डेबिट कर दिए थे, फ्यूचर में रिकवर हो गए, तो रिकवर हो गए तो वो इनकम है, और इस बिजनेस का कोई पहले से लॉस चल रहा था तो उस लॉस को आप इस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 की इनकम जो हम नीचे करेंगे साइंटिफिक रिसर्च में, सेक्शन 41 सब सेक्शन 3, यानी कि आप एसेट को यूज़ करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए और 100% पीएनएल में डेबिट कर लेते हैं उस खर्चे को। अगर बाद में उस एसेट को बेच के इनकम आती है तो उसे पीएनएल में क्रेडिट करना होता है, उसे सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 3 में टैक्सेबल करते हैं।
तो अगर ऐसी भी कोई इनकम आ रही है और उस बिजनेस का कोई लॉस चले आ रहा था तो वो इस इनकम से एडजस्ट हो सकता है, भले ही बिजनेस पहले बंद क्यों ना हो गया हो। और सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 तो हमने कर ही लिया है कि कोई लॉस आपने पहले डेबिट करा था वो अब रिकवर हो गया है, तो उसकी भी जो इनकम है आप पीएनएल में टैक्सेबल करेंगे जब ये रिसीव होगी। और अगर इस बिजनेस का कोई लॉस चले आ रहा था कैरी फॉरवर्ड होके, उससे आप ये एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि उसी बिजनेस की कुछ इनकम आपको भी मिली है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अब साइंटिफिक रिसर्च की। साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही खतरनाक है, सेक्शन नंबर 35। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने टैक्सेशन ऑफ फर्म डिस्कस करा है और डीम्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है। उससे पहले हम क्या क्या पीजीपी में कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, क्या क्या खर्चे पीएनएल में डेबिट होने चाहिए और क्या क्या डिडक्शन होती है, क्या क्या डिसअलाउंसेस होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें पीएनएल में डेबिट आप नहीं कर सकते हैं। टीडीएस अगर आपने नहीं काटा तो पीएनएल में आप डेबिट कितना खर्चा नहीं कर सकते हैं, रेजिडेंट को पेमेंट पर, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट पर। 10,000 से ऊपर की अगर खर्चा है और उसका पेमेंट भी आप कैश में कर रहे हैं या अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो उसे भी आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, पर रूल 6DD के हिसाब से कुछ केसेस में कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आप स्पेसिफाइड पर्सन, अपने नोन पर्सन को ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, पीएनएल में डेबिट कर रहे हैं और अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है अगर असेसिंग ऑफिसर पकड़ लेता है। तो कुछ एक्सपेंसेस आपके कैश बेसिस पर अलाउ होते हैं, वो हम सेक्शन नंबर 43B में पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताई थी। कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हैं तो उसकी WDV क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है। पावर अंडरटेकिंग में आप SLM बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। आप ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं, डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और उससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पीजीपी की इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेट प्रॉफिट को हम बेस बनाते हैं, उसमें कुछ प्लस माइनस की एडजस्टमेंट हम लगाते हैं, एक्सपेंस कुछ अलाउ कुछ डिसअलाउ कर दिखाते हैं और टैक्सेबल पीजीपी इनकम लेकर आते हैं। ओया जितने भी टॉपिक्स हमने करे हैं वो सब रिवाइज करा दिए बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 35, क्योंकि ये सेक्शन होने के बाद, सेक्शन 35 एंड 35AD होने के बाद आपका पीजीपी का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और हार्डली 2-3 क्लासेस में पीजीपी के बाद हम जो है आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे। जो सीएमए वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं आप अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ट्राई करते रहें। कोई भी डाउट आया मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिवर्ट कर दूंगा, अपने व्हाट्सएप पर रिवर्ट कर दूंगा इफ़ यू आर माई रजिस्टर्ड स्टूडेंट। सेक्शन नंबर 35 क्या कहता है? ये कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप खर्चा करते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं। सही है ना, आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने में रिसर्च कई साल चलती है और जब रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तब उसकी डेवलपमेंट होती है। तो क्या मैं पिछले 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, पिछले 10 ईयर से मेरी कोई रिसर्च चल रही है, उससे जुड़ा हुआ खर्चा हो रहा है और इनकम तो आ ही नहीं रही है, तो 10 साल के बाद रिसर्च पूरी हो गई, अब मैं जो है इसको डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करूँगा, उस रिसर्च के बेस पर जो है सामान बेचना शुरू करूँगा, तो क्या मैं उसको पीएनएल में डेबिट कर सकता हूँ पिछले 10 सालों का खर्चा? ये आपका जो है सेक्शन 35 बताता है। सेक्शन नंबर 35 बोलता है कि रेवेन्यू का खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले जो 3 सालों का है ना, प्रीवियस 3 ईयर्स, जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले के 3 साल का, वही आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं इन द ईयर व्हेन योर बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है ना, आप पिछले 10 साल से काम करे जा रहे हैं, आप ईयर 21-22 में अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इससे पिछले जो 3 साल हो गए, यानी कि 2021, 19-20 और 18-19, इन 3 सालों का खर्चा जो है आप पीएनएल में डाल सकते हैं, रेवेन्यू का भी और कैपिटल का भी। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्योंकि आप 100% जो खर्चा करा है आपने, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिछले 3 सालों में, वो सारा आप पीएनएल में डाल देंगे और अपना लॉस बुक करेंगे बहुत सारा, जिसको फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे और जब इनकम आएगी तो उससे एडजस्ट करते जाएंगे। तो जब आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप लैंड का खर्चा नहीं डाल सकते हैं। लैंड एक एप्रिशिएबल एसेट होता है, उसे आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है पिछले 3 सालों का, उसमें सिर्फ आप मटेरियल की कॉस्ट और सैलरी की कॉस्ट जो है, जिसमें परक्यूसिट्स नहीं आएंगे, पर्स को छोड़ के एक्सक्लूडिंग परक्यूसिट, पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सेक्शन है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेक्शन है सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4। बीच के जो क्लॉजेस हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, बीच के क्लॉजेज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पिछले 3 साल का खर्चा जो मटेरियल पर हुआ है और सैलरी पर हुआ है, परक्यूसिट्स को छोड़ के, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को छोड़कर, वो आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं जब आपका बिजनेस शुरू हुआ है। सिमिलरली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें टीयर्स की जगह ईयर्स कर देना, वो भी आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं लैंड के खर्चे को छोड़कर। यानी कि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पिछले 3 साल का रेवेन्यू और पिछले 3 साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन चीज़ों को छोड़कर आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं। हाँ, रेवेन्यू में डेफिनेटली आप सिर्फ मटेरियल और सैलरी का ही कर सकते हैं, पर कैपिटल में आप सारा कर सकते हैं लैंड को छोड़ के। आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो तो पीएनएल में डेबिट कर ही सकते हैं। आपका ईयर 21-22 में बिजनेस बन गया तो इस साल का जो खर्चा होगा रेवेन्यू नेचर का, वो तो इस साल के पीएनएल में डालेंगे ही, और पिछले 3 सालों वाला भी डालेंगे, जिससे कि पीएनएल बहुत भारी हो जाएगा और आपको नेट लॉस आएगा यहाँ पर। अब इसी के साथ अगर आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिजनेस शुरू होने के बाद, वो भी आप लैंड को छोड़कर सारा का सारा पीएनएल में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यानी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करना अलाउ है। जो मैं चीख के बता रहा था कि आगे हम पढ़ेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट हो सकता है, वो यहाँ पर दे रखा है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड को छोड़कर सारा पीएनएल में डेबिट करना अलाउ किया हुआ है। ठीक है सर। अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और आपके प्रॉफिट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह उसे आगे अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी करते रहेंगे और सेम ट्रीटमेंट देंगे। कैसे सेट ऑफ होता है मैंने आपको कराया है, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पर सेट ऑफ करेंगे। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पीएनएल में डेबिट कर लिया, मान लो कि आपने मशीन खरीदी, और मशीन खरीदी आपने 10 करोड़ की, और वो 10 करोड़ पीएनएल में डाल दिया, फिर इसको आप ब्लॉक ऑफ एसेट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च की थी और आपने इसको एक अलग सेक्शन में पीएनएल में 100% डेबिट किया। देयरफॉर आप इसको डेप्रिसिएशन के लिए यूज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन इस पर क्लेम नहीं करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है। अगर आप खुद साइंटिफिक रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, उस केस में आप डोनेशन दे सकते हैं, और जो डोनेशन है वो आप किसी और को दे सकते हैं जो अपने यहां पर साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। इसके लिए आपके सेक्शन बने हुए हैं 35 सब सेक्शन 1 के क्लॉज 2, 2 एंड 3। जितना भी खर्चा आप किसी और को देंगे वो इनमें से ही होना चाहिए। यानी कि कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन होने चाहिए, कोई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, कोई कॉलेज होना चाहिए अप्रूव्ड कॉलेज, या कोई और इंस्टीट्यूशन जो साइंटिफिक रिसर्च करता है। या फिर अगला सब सेक्शन आता है कि आप किसी कंपनी को भी दे सकते हैं, पर उस कंपनी में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी उस कंपनी को दी हुई डोनेशन मानी जाएगी कि आपने वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दी है। वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होना चाहिए कि वो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, और कंपनी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से अप्रूवल उसका होना चाहिए कि ये रिसर्च कर सकती है और इसको आप डोनेशन दे सकते हैं। तो उस केस में भी आप इसे डोनेशन दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। और आखिरी सबसेक्शन है जो कहता है कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड एसोसिएशन जिनका ऑब्जेक्ट है सोशल साइंस की रिसर्च करना या स्टैटिस्टिकल साइंस की रिसर्च करना। सोशल साइंस आपको पता है क्या होती है, और स्टैटिस्टिकल साइंस भी आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स होती है ना, उसकी भी रिसर्च होती है। तो उन जगहों पर भी अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो इनको भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या तो खुद करिए या यहाँ पर डोनेशन करिए। अगर आपका बिजनेस है, पीजीपी इनकम आपकी आ रही है, तो आप इन्हें भी दे सकते हैं, और जितना आपने पैसा दिया है वो आपका पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। तीनों ही सबसेक्शन में जितना पैसा दिया है उतना पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। अगर आपकी पीजीपी इनकम नहीं है फिर भी आप डोनेशन देना चाहते हैं इन लोगों को, उस केस में आप सेक्शन 80GG में ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन ले सकते हैं, ना कि अपनी पीजीपी में डेबिट कर सकते हैं। तो यानी कि बेनिफिट सभी को मिलेगा, पर जिसका बिजनेस आ रहा है उसको यहाँ मिलेगा, और जिसका बिजनेस नहीं आ रहा उसको 80GG में मिलेगा। अब हम जो है आगे चल रहे हैं और इसमें हम कुछ और बातें सीखेंगे कि और कहाँ कहाँ पर डोनेशन करने से आपका जो है एक्सपेंस डेबिट हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा डेबिट हो सकता है। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 2AA, पेमेंट करी जा रही है नेशनल लेबोरेटरी को, किसी यूनिवर्सिटी, आईआईटी को या स्पेसिफाइड पर्सन को जो अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब करे हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ गिवन नहीं है, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। वो चीज़ें चेंज होती रहती है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहते हैं।
अगर आपने वहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि इस सम को आप यूज़ करेंगे साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम के लिए जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, तो जितना आप वहाँ पर पैसा देंगे वो 100% पीएल में डेबिट हो जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि आप किसी और को पैसा दे रहे हैं डोनेशन की फॉर्म में, उसे भी अलाउ किया जा रहा है? मेरा फ्रेंड जो है वो इसरो में साइंटिस्ट है और वो ये कह रहा है कि मैं भी बहुत सारी रिसर्च करना चाहता हूँ, पर वो रिसर्च के लिए मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि मैं उसे अपने पैसा लगाकर नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट मुझे कुछ पैसा दे कि भाई रिसर्च करो, इक्विपमेंट्स दे दे, थोड़ी सी मुझे सैलरी दे दे, तो मैं उस रिसर्च में काम करना चाहता हूँ, पर गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि वो रिसर्च में पैसा डाले। और इसीलिए गवर्नमेंट बाकियों को इनकरेज कर रही है कि अगर कोई रिसर्च ऐसी है जिसका अप्रूवल इन यूनिवर्सिटीज़ ने हमसे लिया है तो आप डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दे सकते हैं और अपने पीएल में सारा खर्चा डेबिट कर सकते हैं, जिससे कि एक तरह से आप उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च को फाइनेंस कर देंगे और कंट्री के लिए कुछ भला कर पाएंगे। सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB, अगर कोई कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे आइटम का कर रही है जो शेड्यूल 11 में नहीं आते हैं। ये शेड्यूल 11 में क्या आता है? बियर, वाइन, टबैको, टूथपेस्ट, सोप, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। सारी लंबी चौड़ी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने नाम कर लेना बहुत है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ इन हाउस रिसर्च करती है, डेवलपमेंट करती है, तो लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर जो भी ये खर्चा करेगी वो पीएनएल में 100% डेबिट कर सकती है। रेवेन्यू भी, कैपिटल भी, रेवेन्यू भी, कैपिटल भी। क्या समझे आप लोग कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर बना सकती है? पतंजलि भी आप देख सकते हैं, उनका भी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो वहाँ भी जो है आप बना सकते हैं और लैंड बिल्डिंग का खर्चा छोड़कर आप बाकी सारे यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3 आ रहा है सेल ऑफ लैंड यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब ये जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? जी हाँ, जब आपने एसेट को परचेज करा साइंटिफिक रिसर्च के लिए या आपने अपनी रिसर्च के लिए परचेज करा था डेफिनेटली, तो वो जो कैपिटल एसेट है उसे आपने 100% पीएनएल में डाला था। आपने 1 करोड़ का खर्चा करा तो आपने पीएनएल में 1 करोड़ डेबिट कर लिया था और उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे थे। यदि इस कैपिटल एसेट को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी भी फ्यूचर में नॉर्मल काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, साइंटिफिक काम से हटाकर नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये उस मशीन के ब्लॉक में एडिशन में आएगा 0 रुपीज़ पर। क्यों? क्योंकि इस पर जो खर्चा लगा वो ऑलरेडी पीएनएल में आप खर्चा बुक कर चुके हैं, तो अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो आप अपने एसेट में ऐड करें, एसेट के ब्लॉक में ऐड करें, तो आप इसको नील वैल्यू पर ऐड कर सकते हैं और फिर ये ब्लॉक चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ये बिकेगा तो डेफिनेटली जितना रिकवर हो गया वो सेल वैल्यू आप यहाँ से माइनस कर देंगे कि भैया इतना तो आप पैसा रिकवर कर चुके हैं, बाकी आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, वो आपका डेप्रिसिएशन चलते रहेगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। कई बार आप इसको जो है किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली सेल कर देते हैं। तो जो आपने पीएनएल में डेबिट किया, मान लेते हैं 1 करोड़ का लाए, 1 करोड़ का खर्चा आपने डेबिट कर चुके हो, अब आप इसको सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप सेल करेंगे इसको 1 करोड़ से ज़्यादा पर, लाइक 1.2 करोड़, तो 20 लाख रुपीज़ का आपका आ गया कैपिटल गेन। और जो 1 करोड़ आप पीएनएल में डेबिट कर चुके वो सेल वाले ईयर में 1 करोड़ यहाँ पर क्रेडिट भी कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने डेबिट करा, अब आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। वेरी वेरी सिंपल। कोई शक है तो मुझे बताइए आप। हमने 1 करोड़ डेबिट करा और हम बेचते हैं इसको 80 लाख का, तो जब 1 करोड़ का पीएनएल में डेबिट करा तो रिकवर करने पर 80 लाख रुपीज़ यहाँ पर क्रेडिट करोगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है। ये मैंने आपको समझा दिया सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम सेक्शन 35AD डिस्कस करेंगे और 35AD ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये छोटी मोटी चीज़ें और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के कुछ कॉन्सेप्ट उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन वी विल सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसके बाद आपका जो है ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यानी आने वाली 3-4 क्लासेस में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे इनकम टैक्स का। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा एंड बाय बाय।